बेटा दिस इज बेस्ड ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दी है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a man can jump 1.5 meter on earth. See, when he jumps, he does some work. He is doing some work. He does some work and jumps up to 1.5 meter on earth. अर्थ पे जंप लगाया तो 1.5 मीटर ऊपर गया। Calculate the approximate height he might be able to jump on a planet whose density is 1/4 and radius is 1/3. अर्थ पे अगर वो जंप लगाता है तो जो उसने वर्क किया बेटा दैट इज इक्वल टू mgh, है ना। तो किसी दूसरे प्लेनेट पे अगर वो वर्क करेगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी डैश इंटू एच डैश। सी व्हेन वी जंप अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो हम वर्क कर रहे हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा हुआ। सो वर्क बराबर है। सो ये हम बोल सकते हैं दैट m g डैश h डैश इज इक्वल टू mgh. m and m will be out, so h dash will be equal to gh over g dash. अब बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस प्लेनेट की जो डेंसिटी है वो 1/4 है और उसका रेडियस 1/3 है। डेंसिटी इज 1/4। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है वो आपको पता है। सो आई कैन राइट h डैश इज इक्वल टू, ये h रखो ऐसे ही, ऐसे लिख सकते हैं h इंटू जी बाई जी डैश। तो ये फॉर्मूला पता था 4/3 पाई रो जी इंटू आर। तो यहां मैं लिख लूंगा g की जगह 4/3 पाई रो जी आर डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। इट विल बी 4/3 पाई रो डैश जी इंटू आर डैश। देखो जब आपको डेंसिटी और रेडियस दिया हुआ उनका ये 4/3 पाई और जी कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू रो इंटू आर डिवाइडेड बाय रो डैश इंटू आर डैश। ठीक है, एंड देयरफॉर एच डैश विल बी इक्वल टू एच इंटू रो इंटू आर डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। इट विल बी 1/4 रो और रेडियस कितना दिया है 1/3 r. So this r will be out with this r, रो और रो कैंसल। तो आपका ये जो आंसर बनेगा इट विल बी 12h। 4 into 3 is 12, 12h और h आपको दिया 1.5, तो 12 into 1.5 will be 18 meter. So he will be able to jump 18 meter on a planet whose density and radius are according to this. ठीक है, डोंट लुक एज दीज आंसर्स। जो ये जो साथ में आंसर्स लिखे हुए हैं इसमें से कोई गलत भी हो सकता है। सोल्यूशन इज हियर। देन यू सेड क्वेश्चन नंबर 7, 7th and 9th। ओके, ये मैंने करा दिए बेटा, तुमने क्लास मिस कर दी। सेवेंथ क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन विच इज 100 किलोमीटर डीप। पढ़ा हमने ये, जी एच और जी डी बराबर है, तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। इसके बेसिस पे हमारे पास ये फॉर्मूला था। तो व्हाट इज h, d बाई 2। तो यहाँ आपको h दिया 100 किलोमीटर डीप, तो सॉरी d दिया है और इसीलिए h आ जाएगा 50 किलोमीटर। फिर ये वाला तो कर लिया हमने, एट व्हाट हाइट इन किलोमीटर ओवर अर्थ पोल्स द फ्री फॉल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस बाय 1%।
GH decreases by 1%. So क्या पूछा यहाँ, GH is equal to 99% of G किस हाइट पे होगी? कर लिया हमने ये क्वेश्चन पहले, ठीक है। 90.9% तो बड़ी पास ही हो जाएगी, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस 2h/r इक्वल टू G भी आएगा साथ में, इक्वल टू 99/100G। किया था हमने पहले। मिली असाइनमेंट? येलो पिंक वाली 18 नंबर बोला था ना। अच्छा हाँ, मिल गई, चले गई। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करके एच निकाल लोगे। 32 किलोमीटर किया था शायद हमने ये। हाँ, ये आंसर में देखो, ये आंसर कहीं और से आ गए इधर। उसके बाद बेटा हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर लो। मैं कुछ और ग्रेविटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। लाइक दिस इज DPP 18, आई विल शेयर इन द ग्रुप। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास √3 kg, रेस्ट मास दिया है बेटा √3 kg किसी ऑब्जेक्ट का, is moving with a velocity of half of the velocity of light, v is equal to 1/2c, तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शियल मास कितना होगा? देन द इनर्शियल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस आप उसका काइनेटिक मास, क्योंकि जब वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक मास होगा। सो हाउ काइनेटिक मास इज रिलेटेड विद रेस्ट मास? पहले ये सोचो, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो काइनेटिक मास को रेस्ट मास से रिलेट करता है? वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ा हुआ है, m is equal to m0 divided by रूट ऑफ, ठीक है, दिए हुआ क्वेश्चन में लिखा है एक ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी दैट इज हाफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो दिए हुआ है ना। सो इट इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस v² की जगह क्या लिख दूंगा? c²/4, और ये वाला c² तो है ही है, तो 1 माइनस 1/4 कितना हुआ? 3/4 हुआ रूट के अंदर, सो √3/2 हो गया। तो m0 भी तो √3 दिया है, √3 डिवाइडेड बाय √3/2, इट इज इक्वल टू 2 kg। नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं होता इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में। यहाँ क्यों डिफरेंस आया? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के कंपेरेबल होगी तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होता। although दिस इज नॉट न्यूटन्स मैकेनिक्स, दिस इज आइंस्टाइन्स मैकेनिक्स। ये जो रिलेशन है ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है। ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया आपके लिए। फिर मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इन द असाइनमेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप बाद में क्वेश्चन देख लीजिएगा जी। 2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? 3 particles of equal mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle. Suppose we have an equilateral triangle और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के ऊपर
हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज L. What should be the velocity of each particle so that they move on a circular path without changing length? इस एक पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दें ताकि वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करने लगे विदाउट चेंजिंग द लेंथ मीन्स ऐसे ही रहे हमेशा, बस इसको कोई वेलोसिटी दे दें यहां और उस वेलोसिटी के कारण जो इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर से। तो अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल जैसे ये वैसे ये सर्कुलर मोशन में रहने के लिए इसको क्या चाहिए? What is the requirement for a particle to remain in circular motion? It should have some centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरी फोर्स के कारण आएगी। बेटा इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो समझना पहले उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है या नहीं। देखो इस पार्टिकल को हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, याद है? हमने इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड की हुई है। इस पार्टिकल को ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इनका रिजल्टेंट होगा ये, ऑब्वियसली वो सेंटर की तरफ है। ये रिजल्टेंट कितना होगा याद है? ये रिजल्टेंट फोर्स जो FC है, व्हाट विल बी दिस FC? G(m²) by L² into √3। किया था क्वेश्चन? कैसे करा था? हम ऐसे बोलते हैं ये F1 है सपोज और ये F2 है, तो F1 कितनी है? G(m²) by L²। F2 कितने हैं? G(m²) by L²। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? F is equal to square root of F1², that is G(m²) by L² plus F2² G(m²) by L² plus 2 F1 into F2 into cos 60, that is 1/2। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने ऐसे समझाया था, दिस इज x², दिस इज x², दिस इज x into x, अगेन x², तो 3x², x बाहर, x √3, तो मैंने वही लिखा। अब ये जो फोर्स है बेटा जो इस पार्टिकल के ऊपर है, इसके ऊपर भी इतनी ही होगी, इसके ऊपर भी इतनी होगी। ये फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर ले, मतलब अगर इसी फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स हो, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मेंटेन रहेगा विदाउट चेंजिंग लेंथ, राइट? सो यू कैन से in order to remain in circular path, this should be equal to mv² by what is r here? यहाँ गलती है, यहाँ r जो है वो लेंथ नहीं है। r कैसे फाइंड करेंगे? इस सर्कल का रेडियस देखना है। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? ये जो पूरी हाइट है ये सेंट्रॉइड है बेटा। ये जो सेंट्रॉइड होता है, मैं इस सेंट्रॉइड को O से रिप्रेजेंट करता हूं, ये इस मीडियन को इंटरसेक्ट करता है इन द रेशियो 2:1। तो मैं यहां R लिखूंगा, देखना ये R कितना होगा वो समझो। R इज, ये मिटा देता हूं बिकॉज हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। R कितना होगा यहाँ? R होगा 2/3 ऑफ H। ये पूरी हाइट है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 की रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं याद तो आपको ज्योमेट्रिकली फाइंड करना पड़ सकता है। यहाँ पहले ये साइड निकालना, ये ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, वो लेंथी हो जाएगा। फिर L इस H में से ये माइनस करना। H तो आपको पता है ना, व्हाट इज हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ये L/2 है और ये L है, ये H है।
तो h कितना होगा, बोलो अनन्या। √3/2L होता है। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी बताऊंगा अभी 11 में आगे। सो इट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ √3/2L। तो आपको पता है ये r क्या बना, √3/3L। करके देखो ना, L² इज इक्वल टू h² प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज L²/4। तो h² कितना हो गया, 3L²/4। तो h कितना हुआ, √3/2L। तो ये आपके पास अगर r आ गया, इस r की जगह यहाँ ये पुट करना है। सो यू हैव gm²/L² इंटू √3 इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r की जगह क्या लिखो, √3/3L। अच्छा, √3/3L भी क्यों लिखना है, ऐसे लिखते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3√3L, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 सीधा L/√3 लिख लो, ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम, इसको लिख लेंगे L/√3। अब ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है, इसका सोल्यूशन देखो, दिस कैन बी रिटन एज gm² √3 डिवाइडेड बाय L² इक्वल टू, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 mv²/L। अब यहां से कर लो सॉल्व, दिस L एंड दिस स्क्वायर विल बी आउट, दिस √3 विल बी आउट, ये m और ये एक स्क्वायर के साथ चला गया। सो यू विल बी लेफ्ट विद v² इक्वल टू, कितना है v², gm/L, gm/L। तो v आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्या क्वेश्चन है बेटा, देख समझिए, यहां ये 4 पार्टिकल्स हैं, प्लेस ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड दे आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज गिवन द रेडियस ऑफ सर्कल इज r। अगर हमें रेडियस सर्कल का r दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर इज 2r, या नहीं। ये डायगोनल कितना हो गया स्क्वायर का, अगर आपके पास स्क्वायर का डायगोनल निकल गया 2r के बराबर, मान लेते हैं ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज L, तो हम L फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2L² आ जाएगा आपके पास, 2L² आ जाएगा 4r²। कौन सी इक्वेशन लगाई, पाइथागोरस थ्योरम है ये तो, L² प्लस L² इज इक्वल टू 2r²। सो व्हाट इज L² इक्वल टू 2r²। तो L कितना हो गया, r√2। ठीक है, तो जब आपने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स पता करनी है, ये इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स पता करनी है, और फिर ये वाली फोर्स पता करनी है इस पार्टिकल की जो इस पे लगेगी, उनका रिजल्टेंट निकालना। हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये भी स्क्वायर वाला भी किया या नहीं किया, तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो। जो भी ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जो हमारी, अगर आपको याद हो तो वहां पर आया था ऐसे, gm²/a² इंटू √2 + 1/√2 शायद, बट यहाँ a नहीं है, साइड L है, और L को आपने ये लिखना है r√2, बाकी वही है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। फिर क्या करोगे, इस फोर्स को a² की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2r², 2r², एंड देन यू विल पुट इट इज इक्वल टू mv²/r, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, फिर से v ही निकालोगे। करो इस क्वेश्चन को। वैसे इसका जो मेन पार्ट है वो तो हम पहले ही कर चुके हैं कि नेट फोर्स कितनी है, उसी नेट फोर्स को। लेकिन देखो, कई बार क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं होगा जितना दिख रहा है। यहाँ आपको साइड ऑफ स्क्वायर नहीं गिवन है, पहले जब हमने सॉल्व किया था साइड वाज गिवन, हियर डायगोनल इज गिवन, हाफ डायगोनल इज r, तो फुल डायगोनल 2r हुआ, वहां से आप साइड निकालोगे। करो इसको एक बार, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये भी ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्स पे बेस्ड है।
We have a rod of mass m and length L, and this rod is bent in the form of a semicircle. Curve कर दिया इसको. Mass is m and length is L. ठीक है, like this. Calculate the gravitational force between this rod, ये rod, और एक पार्टिकल अगर सेंटर में यहाँ पड़ा है जिसका मास m है, तो इस रॉड और इस पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स होगी, ये कैलकुलेट करना है. हम जो बेटा ये स्टेटमेंट लिखते हैं G m1 m2 by r square, दैट इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट मासेस. यहाँ पॉइंट मास नहीं है, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट है मास, पूरे सेमी सर्कल का मास है. तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, व्हाट यू हैव टू डू, आप इस पूरे सेमी सर्कुलर रॉड का कोई छोटा सा पार्ट ले लीजिए जिसका मास मान लेते हैं dm है, जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले भी करते थे ऐसे ही. इस dm के कारण सपोज यहाँ ये जो मास m है इसके ऊपर फोर्स लग रही है, सपोज df, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ऊपर की तरफ बना रहा हूं मैं, एंड लेट दिस एंगल इज d थीटा. ठीक है, मैं ऐसे विजुलाइज कर लेता हूं इसको. पहले तो हम ये df निकालेंगे ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट of the rod, df is equal to G m into dm divided by r square. अभी r निकालना है, मैं इस डिस्टेंस को r बोल देता हूं, मुझे अभी पता नहीं है ये कितनी है, लेकिन ये पता है कि ये लेंथ l है, तो इसी लेंथ को तो सेमी सर्कमफ्रेंस बोलेंगे. ठीक है, जब हम इस लेंथ को सेमी सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, वी राइट l इक्वल्स टू पाई r. तो इससे हमारे पास r कितना आ गया, l बाई पाई, तो r स्क्वायर हो गया, बाद में डालेंगे, चलो अभी लगा दो. जी एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर है, तो मैं यहां लिख दूंगा. G इंटू पाई स्क्वायर एम डी एम बाई एल स्क्वायर, ये है डी एफ. ठीक है, सो अगर ये एंगल थीटा है, इस df का बेटा जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो होगा df cos थीटा, और ऊपर जो कंपोनेंट होगा वो होगा df sin थीटा. ध्यान से देखना, अब आगे मैं लिखूंगा कुछ नहीं. जैसे यहाँ एक एलिमेंट मैंने लिया, एक एलिमेंट यहाँ भी तो होगा सिमेट्रिकली, तो इस सिमेट्रिक एलिमेंट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या फोर्स होगी, वो ऐसे होगी, तो उसका भी साइन कंपोनेंट ऊपर और कॉस कंपोनेंट इधर हो जाएगा. जो साइन कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला साइन और इसके ऊपर वाला साइन दोनों ऐड हो जाएंगे. सो जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना, दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा. ठीक है, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन में, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, इसमें थीटा इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे वो समझो आप. बेटा ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dx है. आपको मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी का, वो dm बाई dx होता है, याद है. और इसी को आप m बाई एल भी तो बोल सकते हो, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. ठीक, तो dm क्या बना, m बाई एल इंटू dx बना. dm क्या बन गया, m बाई एल इंटू dx. समझ में आ रहा है सारांश, सारांश नहीं समर्थ. dm इज m बाई एल इंटू dx. अब जब मैं यहाँ dm डालूंगा, फाइनली मेरे को ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, df साइन थीटा. लेकिन देखो जब मैं ये इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको मिटा देता हूं मैं, तो बेटा मेरे पास जो df है वो बन जाता है g पाई स्क्वायर m बाई एल स्क्वायर इंटू dm की जगह क्या लिख दिया, m बाई एल इंटू dx.
मैंने आपको बोला ये एंगल है डी थीटा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? हाउ वी डिफाइन एंगल? आर्क अपॉन रेडियस. तो ये डी थीटा जो है दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर. आर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, राइट? तो डी एक्स क्या बना? आर डी थीटा बना. तो इस डी एफ को क्या लिखूंगा? जी पाई स्क्वायर एम बाई एल क्यूब इंटू एम. ये स्मॉल एम है जो सेंटर पे मास पड़ा और कैपिटल एम इसका टोटल मास है. ठीक है, एल क्यूब हो गया, ये एम एम हो गया, इंटू डी एक्स की जगह क्या आ गया? आर डी थीटा. मैं लिखूंगा बेटा एल बाई पाई डी थीटा. सो इट विल बी एल बाई पाई डी थीटा. पता चला? खुद कर लेना, अभी आप सिर्फ समझो, बाद में खुद कर रहे हो इसको. सो डी एफ विल बी इक्वल टू दिस पाई एंड दिस स्क्वायर, एक यहां से कैंसल, जी एम एम बाई एल स्क्वायर पाई डी थीटा. सो जब इसमें डालोगे वैल्यू, डी एफ साइन थीटा करना है, सो इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डी एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू, सब बाहर निकाल दूंगा मैं, ये जी एम एम बाई एल स्क्वायर पाई कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस रॉड? इट इज ए सेमी सर्कल. हमने सिर्फ दो ही एलिमेंट थोड़ी इंक्लूड करने हैं. ये जो एलिमेंट हमने लिया है, इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. इट मींस दिस एलिमेंट कैन बी एनीवेयर अलोंग दिस 180 डिग्री. इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या आएगी? 0 टू पाई. पाई रेडियन इज 180 डिग्री. सो एफ विल बी इक्वल टू जी एम एम बाई एल स्क्वायर इंटू पाई. ये पाई तो है ये. फिर आगे साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या हुई? माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई. आई विल टेक दिस माइनस हेयर. खुद सॉल्व करना है बेटा इसको. माइनस जी एम एम बाई एल स्क्वायर पाई इंटू, ये बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, पाई माइनस कॉस 0. कॉस पाई इज -1 एंड कॉस 0 इज +1. सो -1 हो गया -2. फाइनली आपका आंसर आता है -2 है ना. यहाँ इस माइनस और माइनस मर्ज हो जाएंगे. जी एम एम बाई एल स्क्वायर पाई. दिस विल बी द फाइनल आंसर. 2 पाई जी एम एम बाई एल स्क्वायर. ठीक है, इट इज रिटन लाइक दिस, 2 पाई जी एम एम बाई एल स्क्वायर. समझ में आया? तो खुद करो अभी और मुझे चेक कराओ पूरा सोल्यूशन. और फिर इसी को मॉडिफाई करो कि अगर ये पूरा सर्कल होता, दिस रॉड इज लाइक ए कंप्लीट आर्क, इट्स ए कंप्लीट सर्कल, तो आपने यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 2 पाई कर देनी है एंड यू विल सी द रिजल्ट विल बी 0. बट आप ये वाला कर लीजिए पहले, अभी मुझे करके कॉपी चेक कराओ अच्छे से सॉल्यूशन. सब लोग करोगे जो बाकी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी.